इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुरादाबाद में अयोध्या मंदिर समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा द्वारा कार सेवकों पर गोलीबारी को 90% राजनीतिक बताए जाने पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था। एसटी हसन के अनुसार यह फैसला उस समय के डीजीपी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया था। अपराध नहीं होने, मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाने के आदेश नहीं दिए थे, आदेश दिए थे डीजीपी ने, और मुलायम सिंह जी ने कानून की हिफाजत करी थी, जो इस बात से साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया कि 6 दिसंबर 1992 में एक अपराध हुआ था, जब वो अपराध मानता है तो मुलायम सिंह जी ने अपने जमाने में वो अपराध नहीं होने दिया। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी थी। क्या बुरा था? गोली चलाने के आदेश नेताजी ने हरगिज नहीं दिए। गोली चलाने के आदेश उस वक्त के डीजीपी वगैरह ने दिए थे। लखनऊ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने समान नागरिक संहिता को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर वे चाहते तो उन्हें ऐसा करने दे, उन्हें कौन रोक रहा है। उन्हें कानून पढ़ना चाहिए। उनके बयान को यूसीसी पर चल रही राजनीतिक बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने संकेत दिया कि किसी भी प्रस्तावित कानून को लागू करने से पहले उसके प्रावधानों और संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। कि संविधान कानून पढ़ लें, जरा आप संविधान को पढ़ लें कि संविधान में केंद्र को ये करना होता है या कोई प्रांत की सरकार प्रांत कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहले उसको संविधान को पढ़ लें, समझ लें। रांची में महिला आरक्षण बिल को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने प्रतिक्रिया देते हुए इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही थी और 2023 में विशेष सत्र में संसद ने इसे मंजूरी भी दी थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि 2024 के चुनाव में इसे लागू नहीं किया गया, जिस पर सवाल उठते हैं। इसके बावजूद महुआ माझी ने इस बिल को महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम बताया है। स्वागत करते हैं विमेन रिजर्वेशन बिल का, क्योंकि इसकी मांग हम लोगों ने बहुत पहले से की थी और 2023 में इसको पारित भी कर दिया गया था। स्पेशल सत्र बुलाकर संसद में नए भवन का जब उद्घाटन हुआ था, पार्लियामेंट भवन का, उसी समय 2023 में नारी शक्ति अधिनियम बिल, लेकिन उस समय 2024 के चुनाव में इसे लागू नहीं किया गया था, तो मायूसी थी महिलाओं के बीच। उन्होंने सोचा था कि जब लागू हो गया तो इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, लेकिन देर से ही सही, लेकिन अब जब होने जा रहा है तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लाभ मिले, महिलाएं सशक्त हों, देश और राज्य आगे बढ़े, ये हम चाहेंगे। जयपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए उन पर तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ खुद को संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दूसरों से प्रमाण पत्र मांगते हैं, जबकि उनके अपने प्रमाण पत्र पर सवाल उठते हैं। समाजवादी पार्टी और हम तो डरते तो नहीं हैं, कभी सच दिखा दोगे आप तो दिक्कत हो जाएगी किसी और को। एक हैं नकली संत जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है और दावा तो वो ये करते हैं कि रात के 3 साढ़े 3 बजे सुबह के उठ जाते हैं, रात तो नहीं कहूँगा मैं, वो 3:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो योगा में डगमगा रहे थे। अभी नहीं पहचाने, अभी वो जापान गए थे कुछ दिन पहले, तो जैसे ही वहां की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर हुई, वो ताली बजाने लगे और फिर वो इस रफ्तार को दिखाने की जो डिजिट थी उसमें भूल गए कि वो उंगली कौन सी उठानी है। और कभी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखा, 3 टप्पे के बाद भी वो बल्ला घुमा रहे हवा में, और कभी उन्हें बास्केटबॉल डालते हुए देखोगे तो पाओगे कि वो बुलडोजर से चढ़ कर के आएंगे तो अपने आप बास्केट डाल देंगे।
नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंस के वार्षिक उत्सव में भाग लिया और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसकी लगातार समीक्षा भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं और सभी यात्रियों का स्वागत है। मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण कानून को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को पूर्ण आरक्षण मिलने की दिशा में कार्य हो रहा है। लगातार उसकी समीक्षा चल रही है। कल भी मैंने उसकी समीक्षा की थी और सारे जो जो काम होने हैं सभी कामों का एक एक विभाग सही तरीके से सभी तैयारियां कर रहे हैं। चारधाम आने वाले सभी यात्रियों का हम स्वागत करेंगे और उनकी यात्रा अच्छी हो, सुखद हो, सुरक्षित हो, उन सबको ध्यान में रखकर अच्छा प्रबंध किया जा रहा है। हम सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं। पीएम सर का दौरा लगा है, इसके अलावा 3 दिन सत्र संसद में बुलाने के कारण ताकि महिला कानून। देखिए, देश के अंदर बहुत ऐतिहासिक कार्य हो रहा है और महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हो चुका था, अब उसके क्रियान्वयन की दिशा में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार ऐसा काम हो रहा है कि महिलाओं को पूरी तरह से आरक्षण मिलने वाला है, उनका प्रतिनिधित्व होने वाला है। ये आजाद भारत का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर हमारी मातृशक्ति के लिए आने वाला है और हम उस युग में हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सभी के लिए ये स्वर्णिम युग है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी देहरादून आ रहे हैं। देहरादून को भी एक उत्तराखंड और पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात, देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेस वे उसका शुभारंभ होने जा रहा है, जनता को समर्पित हो रहा है। उसके बनने से देहरादून और दिल्ली का समय बहुत कम हो जाएगा और 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून की दूरी पूरी हो जाएगी। ये आने वाले लोगों के लिए भी, उत्तराखंड वासियों के लिए भी, देहरादून के आसपास सभी लोगों के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। झारखंड में अमर शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू की जयंती के अवसर पर राजधानी रांची स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया, जबकि गांडी विधायक कल्पना सोरेन ने भी पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धू कान्हू ने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अन्याय और शोषण के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उनके बलिदान को याद करते हुए राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। विशेष रूप से संथाल परगना के भोगनाडीह में भी भव्य आयोजन हुआ है, जो 1855 के हूल क्रांति का ऐतिहासिक केंद्र रहा है। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक छात्रा की हालत बिगड़ने का मामला सामने आया है। छात्रा शिवानी ने शिक्षिकाओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उससे झाड़ू पोछा कराया जाता था और 2 दिनों से भोजन भी नहीं दिया गया। उसने यह भी कहा कि उस पर निजी काम करवाने का दबाव बनाया जाता है और सजा के तौर पर खड़ा रखा जाता है। परिजनों ने कोतवाली महमूदाबाद में शिकायत दर्ज कराई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। रायगढ़ प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में स्मार्ट पंजीयन कार्यालय और थाना जूट मिल के नवीन भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना के साथ रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया और परिसर का निरीक्षण भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जानकारी दी कि जूट मिल क्षेत्र पहले पुलिस सहायता केंद्र था, जिसे 2005 में चौकी और 2023 में थाना बनाया गया। राज्य सरकार के 2024-25 बजट में स्वीकृति मिलने के बाद इसका निर्माण पुलिस हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नए थाना भवन में पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी।
महिला आरक्षण विधेयक पर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक से महिलाओं को नेतृत्व के बड़े अवसर मिलेंगे और संसद में और राज्य विधानसभाओं में एक मजबूत आवाज मिलेगी, जो भारत की प्रगति में एक बड़ा कदम है। मैं इस पहल के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में आधी आबादी की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। नरेंद्र मोदी जी ने देखिए, महिला विधेयक आने से आधी आबादी के नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त होगा। ये महिलाओं के विकास में उनके अधिकार बढ़ने से अपनी बात संसद और विधानसभाओं में रखेंगी तो देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा ये कदम होगा। मैं इसके लिए माननीय मोदी जी को आभार प्रकट करता हूं कि आधी आबादी की चिंता किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और इससे महिलाओं का मान सम्मान स्वाभिमान आगे बढ़ेगा और अपनी समस्याओं को संसद और विधानसभा में उठाने का उनको एक बेहतर अवसर मिलेगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कृषि मंत्री राम विचार नेताम के साथ रायपुर के एक मंदिर में आयोजित रामकथा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की और कथा का श्रवण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में प्रदेश की खुशहाली, किसानों की समृद्धि और जन कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। यहाँ श्री राम मंदिर के परिसर में बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ है और पूज्य संत हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी के श्रीमुख से ये कथा हो रहा है और भारी संख्या में लोग उसका रसपान कर रहे हैं। आज हमारा भी सौभाग्य, हम श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए और यहाँ मंदिर में प्रभु श्री राम का यहाँ व्यासपीठ पर वृंदावन बिहारी लाल जी का पूजा अर्चन किए हैं। प्रयागराज में प्राइवेट स्कूलों में किताब कॉपी की खरीदारी में बढ़ती कमीशनखोरी के कारण अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। महंगी किताबें और अनिवार्य दुकानों से खरीदने की मजबूरी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। एक किताब विक्रेता ने भी माना कि स्कूलों की मनमानी और कमीशन सिस्टम की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण है। उन्होंने बताया कि दुकानदार होने के बावजूद वे खुद इस परेशानी को समझते हैं। अभिभावकों का कहना है कि हर साल बढ़ते खर्च से उनका बजट बिगड़ जाता है। सभी ने सरकार से इस पर सख्त नियंत्रण और पारदर्शिता लाने की मांग की है। देखिए, जिस तरह से हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किताब कॉपी ये सारी चीजें महंगी हुई हैं और हर अभिभावक चाहता है कि बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाएं। हम किताब कॉपी के ही दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं और वो खुद क्या बताते हैं, भैया जिस तरह से चीजें महंगी हुई हैं, हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन किताब कॉपी हर साल बदलना, महंगी होना, उसमें क्या दिक्कतें हैं? और आप देखिए, जो किताब कॉपियां हर साल बदल रही हैं, किताबें, ये तो नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। जो किताबों का कागज के कारण इतना महंगा होता जा रहा है, हम लोग खुद प्रभावित है भैया। छात्र खरीद नहीं पा रहा है, हाल ये है इस समय किताबों के। अच्छा, खासतौर से जो प्राइवेट स्कूल है उनमें जिस तरह से महंगी से महंगी किताबें दी जा रही हैं, क्या इतनी कास्ट आती है? आप तो इसके व्यवसायी भी हैं। हाँ, इतनी कॉस्ट इन किताबों की तो नहीं है, क्योंकि मैं भी इस लाइन से जुड़ा हूँ, पब्लिशिंग भी है किया है। पर जो किताबों का रेट, जो पतली पतली किताबों का 1,000 1100 रुपए रेट रख दे रहे हैं, ये सही नहीं है। इसको कुछ सरकार को इस पे कुछ ऑप्शन, कहीं ना कहीं कमीशन खोरी की वजह से। बिल्कुल है सर, कमीशन खोरी है, बहुत तगड़ा कमीशन खोरी है। 40%, 50%, 60% कमीशन खोरी है किताबों में। मुश्किल हो रहा, आपको मुश्किल है, बिल्कुल गलत है। हम भी एक समय छात्र रहे हैं, तो भैया गलत तो हो ही रहा है छात्रों के साथ। देखिए, ये सच बोलने की हिम्मत कम में होती है। ये दुकानदार है, किताब का कॉपी इसी के व्यवसाय है, लेकिन इनका खुद कहना है कि इनके बच्चे हैं, इन्होंने भी पढ़ाई की है,
पिछले सालों में ऐसा होता था कि किसी की किताब दूसरे सालों में उसके इस्तेमाल में हो जाती, लेकिन अब ऐसी पॉलिसी बनाई जाती, किताबें बदल दी जाती काफी, कि कोई किसी की किताब भी इस्तेमाल नहीं। देखिए खरीदारी करने के लिए मैडम क्या लगता है, मार्केट में चीजें बहुत महंगी हुई है? महंगी तो हुई है भैया, सामने देख के महंगी हुई है। महंगी तो तो लगता है कि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और इतना महंगी में हो संभव है? सबको मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई, लेकिन महंगाई की वजह से जो गरीब है नहीं पढ़ पा रहे हैं बेचारे। इतनी महंगी महंगी जो इंग्लिश मीडियम की बुक है इतनी महंगी महंगी है कि जो है कि ले ही नहीं पा रहे, कहाँ से पढ़ाएंगे गरीब। इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या अंकुश लगना चाहिए? नहीं कुछ उस पर सरकार ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए उसको। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि देखिए ये कह रही हैं कि हाँ बिल्कुल इस पर अंकुश लगना चाहिए। मजबूरी है, लोग किसी तरह से व्यवस्था करते हैं लेकिन उन्हें दिक्कतें हो रही हैं, और ऐसे में जब इस तरह की महंगाई होगी, शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी तो आम लोगों तक पहुंचना मुश्किल होगा। तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। यही जो व्यवसायी हैं उनका भी कहना है कि सच यही है कि इस पर अंकुश लगना चाहिए, और जो पॉलिसी बना करके, मोनोपोली बना करके, कमीशन खोरी के चक्कर में महंगाई बढ़ाई जा रही है, उस पर कठोर कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को सबक मिले और जो अभिभावक हैं उनको राहत मिले। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। कानपुर किडनी कांड मामले में फरार चल रहे 2 डॉक्टरों और एक ओटी मैनेजर पर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर तीनों आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक डॉक्टर दंपति समेत 9 लोगों को जेल भेज चुकी है, जबकि 12 आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरे मामले का जायजा लिया हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा ने। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर फरार चल रहे 3 आरोपियों पर 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अफजाल, डॉक्टर रोहित और ओटी मैनेजर अली के खिलाफ 25-25 हज़ार का इनाम घोषित किया है। जल्दी पुलिस इन लोगों पर कुर्की की भी कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी 1 दर्जन आरोपी फरार चल रहे हैं और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस का दावा है कि जल्दी इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। सूरजपुर में 11वीं की कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने आरोपी शिक्षक हरकेश जायसवाल पर पूर्व में भी ऐसे आरोप होने का दावा किया है और 1 सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। यह मामला भटगाम थाना क्षेत्र का है, जहां परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के औरंगाबाद सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जहां पैसे की खुलेआम लेन देन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए निर्धारित रेट और दलालों की भूमिका दिखाई दे रही है। आरोप है कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता और अधिक पैसे देने पर ही दस्तावेज बनाए जाते हैं। इस मामले ने स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सीएस कृष्ण कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच टीम गठित कर दी है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। रांची में जन्मजात हृदय रोग को लेकर आयोजित एक कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों में होने वाले हृदय रोगों के बेहतर इलाज और समय पर पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया है। कार्यशाला में राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार और बच्चों के लिए मुफ्त उपचार जैसी पहलों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे बच्चों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। देखिए, निश्चित तौर पर स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम लोगों ने कराया है और आप देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पर जब बच्चा बेबी बॉर्न होता है तो हर 10 बच्चे के बाद एक बच्चे को दिल में छेद होता है, भाल में छेद होता है। तो इसको लेकर जो यहाँ जो गरीब लोग हैं काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, इलाज में पैसे के अभाव से छोड़ देते हैं और जब बच्चा 13-14 साल का हो जाता है उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के कई केसेस हमारे पास आए थे और एक चिकित्सक होने के नाते हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि हम लगातार बच्चों को बाहर भेजते थे, या तो छत्तीसगढ़ या तो हरियाणा या तो फिर चेन्नई। अब मैंने खुद टाइप किया है
केरला से। अमृता हॉस्पिटल के जो एक्सपर्ट हैं मिस्टर सक्सेना साहब भी यहाँ पर हैं, वो आए हैं। वो झारखंड से लगभग 250 बच्चों का ऑपरेशन सफल किए हैं और हमने उनको हायर किया है। और आज उसी कड़ी में आप देखे होंगे कि लगभग 150 बच्चों का स्क्रीनिंग किए हैं, 6-7 जिले का भी, और जिले का करेंगे तो इसकी संख्या बढ़ेगी। तो अभी जब तक हम अपना सेटअप नहीं लगा पाते, हम आपको बताया कि हम मेडिकल टूरिज्म, मेडिको सिटी की स्थापना कर रहे हैं रिन पास में। टाइप ऑफ हॉस्पिटल, टाइप ऑफ एक्सपर्ट हॉस्पिटल की स्थापना हम करने जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में मैंने उनको कहा कि आपको मैं ज़मीन मुहैया कराऊंगा, पैसे मैं दूंगा, सारा सेटअप आपको बना के दूंगा, आप इसको रन कीजिए। तो वो तैयार हैं और जब तक हॉस्पिटल नहीं बन जाता है तब तक मेरा इनसे टाइप होगा। हम इसको जितनी भी राशि लगेगी हम पैसा देंगे, हम उनका इलाज कराएंगे। तो एक अच्छा पहल है। आज उन वैसे परिवार जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते थे, आज हमें लगता है उसके लिए वरदान साबित होगा। बिहार में मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो जन समर्थन मिल रहा है, इस घोषणा पत्र से निसंदेह एक भरोसा जो महिलाओं के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के शासन को लेकर है, वो और प्रबल होगा। बहुत ही ठोस वायदे हैं, ऐसे वायदे जिनसे महिलाओं के जीवन की दुश्वारियां दूर होंगी। और जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल है, तो निसंदेह ये तो एक ऐसा वायदा है जो बहुत जल्द देश में वास्तविकता के तौर पर उभर कर आएगा। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।